कुछ ही दिन में पश्चिम बंगाल में मतदान शुरू होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस में अंदरूनी कलह शुरू हो गई है। पार्टी नेता आनंद शर्मा ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट से कांग्रेस के तालमेल को लेकर अधीर रंजन चौधरी पर सवाल उठा दिए हैं। अधीर रंजन ने भी आनंद शर्मा समेत कई नेताओं को एक साथ नसीहत दे डाली है। बंगाल के सियासी समर में दुश्मन को पटखनी देने की लड़ाई तेज हो गई है, लेकिन कांग्रेस तो अपनी अंदरूनी कलह में उलझ गई है। आपसी विवाद के एक सिरे पर अधीर रंजन हैं, तो दूसरे सिरे पर आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद जैसे नेता। अभी 2 दिन पहले ही कांग्रेस नेताओं ने लेफ्ट और बंगाल की नई पार्टी अब्बास सिद्दीकी की आईएसएफ के साथ मंच साझा किया था। यही तस्वीरें आनंद शर्मा को कांटे की तरह चुभ गई। पार्टी के अहम रणनीतिकारों में माने जाने वाले आनंद शर्मा ने बंगाल के पार्टी नेतृत्व और उनकी रणनीति पर ही सवाल उठा दिए। चुनावी तालमेल लेफ्ट तक तो ठीक था, क्योंकि पार्टी बंगाल में बीते वर्षों में भी लेफ्ट से दोस्ती निभा चुकी है। असल गुस्सा तो फुरफुरा शरीफ के अब्बास सिद्दीकी की पार्टी आईएसएफ से तालमेल को लेकर था। आनंद शर्मा ने ट्वीट कर अधीर रंजन को नसीहत दे डाली। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष की मौजूदगी और समर्थन पीड़ादायक और शर्मनाक है। उन्हें सफाई देनी चाहिए। आनंद शर्मा ने यह भी ट्वीट किया कि आईएसएफ और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी के मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को लेकर कांग्रेस कार्य समिति में चर्चा होनी चाहिए थी। जिस रैली का जिक्र कर आनंद शर्मा ने अधीर रंजन पर सवाल उठाए, उसका जवाब भी फौरन मिला। What I am doing, everybody is being communicated to my higher command. Is the CWC aware of it, sir? My leadership has been aware. Committee aware of it? सुना आपने। अधीर रंजन के मुताबिक बंगाल के सियासी गठजोड़ की पूरी जानकारी कांग्रेस हाईकमान को है, लेकिन सफाई के बाद आनंद शर्मा पर अधीर ने बड़ा हमला किया। लड़ाई का अगला दौर ट्विटर पर शुरू हुआ। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सीपीएम के नेतृत्व वाला मोर्चा बंगाल में धर्मनिरपेक्ष गठबंधन का नेतृत्व कर रहा है, जिसमें कांग्रेस एक अभिन्न अंग है। हम बीजेपी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति और एक निरंकुश शासन को हराने के लिए दृढ़ हैं। जो लोग इस मोर्चे को सांप्रदायिक कह रहे हैं, वो बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। सिर्फ आनंद शर्मा ही क्यों, गुलाम नबी आजाद भी अधीर के निशाने पर आ गए। बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, जो लोग पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं, वो 5 राज्यों में प्रचार करें, न कि बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए बयान दें। वरिष्ठ कांग्रेसियों का एक गुट सिर्फ अपने फायदे के लिए मौका तलाशना बंद करे और प्रधानमंत्री की तारीफ कर वक्त जाया न करे। बंगाल में मतदान से ऐन पहले ऐसी कलह की उम्मीद कांग्रेस को नहीं रही होगी। पार्टी को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बीजेपी के लिए कांग्रेस को घेरने का बड़ा मौका मिल गया है। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। पश्चिम बंगाल में पहले कांग्रेस ने 20 साल शासन किया, फिर लेफ्ट ने बंगाल की सत्ता 35 साल अपने हाथ रखी। अब ममता बनर्जी 10 साल से सत्ता में है। मतलब ये कि पश्चिम बंगाल में सत्ता हर 5 साल पर आसानी से नहीं बदल जाती। पश्चिम बंगाल में सत्ता तभी हाथ से जाती है जब जनता पूरी तरह बदलाव का मन बना ले। तो क्या इस बार बंगाल में बदलाव महिलाओं के वोटों से आएगा? पहले पोस्टर तृणमूल कांग्रेस लाई, बंगाल को अपनी बेटी चाहिए। फिर पोस्टर लाती है बीजेपी, ये लिखते हुए कि बंगाल को बेटी चाहिए, बुआ नहीं। और फिर इसके बाद कोलकाता की सड़कों पर एक बुजुर्ग मां का जख्मी चेहरा आता है पोस्टर पर चिपका हुआ। इसमें क्या लिखा है, पहले संवाददाता पौलमी साहा आपको बताती है। इन्हीं की बांग्लार में नॉय, यानी क्या ये बंगाल की बेटी नहीं है? भाजपा ने पूरे शहर में, कलकत्ता शहर में ये सारे पोस्टर्स बिखेर दिए हैं शोभा मजुमदार की तस्वीरों के साथ। शोभा मजुमदार एक 85 साल की बूढ़ी महिला है, जिनके बेटे भाजपा के कार्यकर्ता है गोपाल मजुमदार। अब दोनों का इल्जाम है कि शनिवार की रात को तृणमूल कार्यकर्ताओं ने उनके घर में घुसकर उनसे बदसलूकी की, उनसे मारपीट भी की, एक बूढ़ी महिला को मारा। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है।
तो क्या पश्चिम बंगाल में सत्ता दिलाने वाली महिला वोटर की ताकत को ध्यान में रखते हुए ही ये पोस्टर वार आगे बढ़ रही है? इस वजह को आप सरल शब्दों में आंकड़ों के साथ जाने उससे पहले देखिए, यह है उत्तरी दमदम में 85 साल की बुजुर्ग शोभा मजूमदार, जिनके घर पर बीजेपी के तमाम नेता पहुंचते हैं। आरोप है शोभा मजूमदार के बीजेपी कार्यकर्ता बेटे गोपाल पर कुछ लोगों ने हमला किया, जिसमें मां शोभा को भी नहीं छोड़ा गया। गोपाल ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर इस पिटाई का आरोप लगाया। কারা এসেছিল মাসিমা? ওই তৃণমূলের লোকেরা। কি এসে কি বলেছে? ওরা আমাকে মেরেছে, আমি কথা তো বলতে পারি না। আমাকে মেরেছে, আমার ছেলেকে মেরেছে, আমি তখন চিৎকার দিয়েছি আমার ছেলের গায়ে হাত দেবে না, তাও ওরা মেরেছে। अब दो तरह का मुद्दा पश्चिम बंगाल की राजनीति में चल रहा। एक तरफ बीजेपी थाने पर प्रदर्शन करती है, पोस्टर लगाती है, और दूसरी तरफ टीएमसी दावा करती है कि घरेलू झगड़े में बुजुर्ग शोभा को चोट लगी। हम ये मान सकते हैं कि ठीक है, फिर भी कार्यकर्ता के ऊपर हमला किए हो, लेकिन उसका माताजी को मारते हो। 80 साल की एक माताजी बूढ़ी एकदम, उसको कैसे बुरी तरह मारे हैं। ये कहाँ का संस्कृति है? संस्कृति करके ममता बनर्जी चिल्लाती है। क्या दल अब चला रही है? क्रिमिनल्स और रेपिस्ट और मर्डरर का दल है एक। खामाखा बीजेपी वालों को दिमागी खराब हो गया है। ये माँ बेटा भाइयों के झगड़ा है, ये अंदरूनी मामला है, घर के मामला है। इसमें पार्टी को घसीटना ये शोभा नहीं देता है। जो बीजेपी कर रहा है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है। जैसे बिना हवा चले पत्ता नहीं हिलता, ठीक उसी तरह राजनीति में नफा नुकसान देखे बिना मुद्दे नहीं छुए जाते। महिलाओं का मुद्दा पश्चिम बंगाल की सियासत में प्रमुखता से उठाए जाने के पीछे महिला वोटर की ताकत है। पश्चिम बंगाल में महिला वोटर 49% है। दावा है 7 करोड़ 20 लाख वोटर में से 3 करोड़ 50 लाख महिलाएं हैं। महिला मतदाता ही अब तक ममता बनर्जी के लिए सत्ता की ताकत कैसे बनती रही, इसका भी हिसाब जानिए। पश्चिम बंगाल में पिछले 2 चुनाव से महिलाओं का मतदान कुल मतदान के मुकाबले ज्यादा होता है। 2011 में 84% से ज्यादा महिलाओं ने वोट दिया तो ममता बनर्जी 184 सीटें जीत कर आई थी, और 2016 में भी 82% कुल मतदान के मुकाबले 83% महिलाओं ने आगे आकर वोट डाला, और इस चुनाव में ममता की सीट का आंकड़ा 200 के पार था। महिलाओं का वोट इसीलिए 2021 में भी सत्ता का फैसला करने वाला माना जा रहा है, जहां टीएमसी और बीजेपी के बीच अब बेटी के सम्मान में सियासत मैदान में हो रही है। ये हमारा जो तस्वीर देख रहे हैं, ये बंगाल में हर घर का जो महिला लोग है, बहन है, माँ दुर्गा है, सब लोग प्रेजेंट कर रहा है। जो बंगाल में सिर्फ हम दीदी नहीं है, बंगाल में बंगाल का सब दुर्गा, घर घर में जो बंगाल का महिला लोग है, सब लोग दीदी के खिलाफ लड़ेंगे। बीजेपी का जो पोस्टर है, इससे गंदा और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि वो पोस्टर में लिखा है वो पीसी को नहीं चाहते हैं, बंगाल की लड़की को चाहते हैं। तो पीसी कैसे होती है अगर वो बंगाल की मां नहीं होती है? तो ये बंगाल को जो मां है, बंगाल की जो जनाना है, हमारी अम्मा है, मां है, सबको अपमान किया। क्योंकि ममता बनर्जी पीसी है तो सही, लेकिन किसी का तो बेटी है। बेटियों का मुद्दा सिर्फ सत्ता की लड़ाई का हथियार न रह जाए, दस्तक इसीलिए जरूरी है क्योंकि राजनीतिक हत्याओं के मामले में देश में नंबर 1 पश्चिम बंगाल, महिलाओं से अपराध के मामले में भारत में 3रे नंबर पर है। पौलमी साहा और प्रेमा राजाराम के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता आज तक। हाथरस की बेटी इंसाफ मांग रही है। एक मनचले ने दरअसल इस बेटी के सिर से पिता का साया ही छीन लिया। वो मनचला जिसने 2.5 साल पहले उसके साथ छेड़खानी की और केस दर्ज होने के बाद 1 महीने जेल के अंदर भी रहकर आया था। घर में मातम पसरा हुआ है। एक आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन मुख्य आरोपी समेत बाकी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी। ये कातर पुकार पत्थर दिल इंसान का सीना भी बोम की तरह पिघला दे। इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गाँव के लोग थे। ये लड़की इंसाफ मांग रही है, अपने पिता के कत्ल का इंसाफ। गाँव के लोग थे। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी की,
मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। हर इंसान की संवेदना को झकझोर देने वाली ये खबर उत्तर प्रदेश के हाथरस की है। सोमवार शाम हाथरस जिले के थाना सासनिक क्षेत्र के गांव नौजरपुर स्थित इसी खेत में फरियादी लड़की का पिता आलू की खुदाई कर रहा था। तभी 6-7 लोगों ने उन पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई। हमला इतना तेज था कि लड़की के पिता को बचाने का मौका तक नहीं मिला। खेत में देखिए गोलियों के खोखे बिखरे हुए हैं। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों? गोली लगने के बाद जख्मी शख्स को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही वो दम तोड़ चुके थे। इसमें सूचना प्राप्त हुई है कि 4 अज्ञात व्यक्तियों ने एक व्यक्ति जो अपने खेत में आलू निकाल रहा था उसकी गोली मार के इन्होंने हत्या कर दी। ये हत्याकांड कत्ल का कोई सामान्य मामला नहीं है। इसके पीछे एक काला अतीत छिपा हुआ है। मृतक की बेटी के मुताबिक कत्ल का मुख्य आरोपी गौरव शर्मा है। गौरव शर्मा ने उसके साथ 2.5 साल पहले भी छेड़छाड़ की थी। इस पर उसके पिता ने केस किया था। उसी केस के आरोपी ने अब खूनी बदला ले लिया। जैसे केस चल रहा था इसके ऊपर छेड़खानी का, तो फिर उसके बाद में 2018 में केस चल रहा था। उसके बाद में फिर इसलिए कुछ नहीं किया। अब जाता था खेतों पे, धमकी देता था, ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं करता था। उसके बाद इसने केस वापस करने की धमकी दी, वापस लेने की, तो पापा ने मना कर दिया। फिर इसने आगे हाथरस पुलिस भी मृतक की बेटी के आरोपों की पुष्टि कर रही है। पुलिस के मुताबिक गौरव शर्मा के खिलाफ लड़की के पिता ने 16 जुलाई 2018 में छेड़खानी का केस दर्ज कराया था। उसी महीने गौरव शर्मा की गिरफ्तारी भी हुई थी, लेकिन 1 महीने बाद उसे जमानत मिल गई। तभी से दोनों परिवारों के बीच मनमुटाव चल रहा था। इसी मनमुटाव ने कल हिंसक रूप ले लिया। फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। पुलिस के मुताबिक कल गौरव शर्मा की पत्नी और मौसी गांव के मंदिर में आई हुई थी। वहीं पर मृतक की दोनों बेटियां भी थीं। छेड़छाड़ वाले विवाद पर दोनों पक्ष की महिलाओं में कहासुनी हो गई। थोड़ी देर बाद गौरव शर्मा और लड़की के पिता पहुंच गए। इससे सुलह की जगह कहासुनी और बढ़ गई और मामला खूनी हत्याकांड तक पहुंच गया। जो ये मुख्य आरोपी है, उसकी पत्नी तथा उसकी मौसी गांव के ही एक छोटे से मंदिर में पूजा करने गए थे, जहां पर पहले से ही मृतक की दोनों बेटियां मौजूद थीं। इन महिलाओं के बीच में आपस में पुरानी रंजिश को लेकर कहासुनी और विवाद हुआ। उसके उपरांत एक तरफ से आरोपी तथा दूसरी तरफ से मृतक मौके पर आ गए और फिर उनके बीच में हॉट टॉक हुई। इस हॉट टॉक के बाद आवेश में आकर अपने परिवार के ही कुछ लड़कों को वहां मौके पे बुला लिया और मृतक पे फायर कर दिया। बेटी के सिर से पिता का साया उठ चुका है। जिस पिता के साए में वो मनचलों से खुद को महफूज समझती थी, वो पिता अब इस दुनिया में नहीं है। मामला तूल पकड़ने के बाद पुलिस एक्शन में है। गौरव शर्मा समेत 5 आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। FIR की कॉपी आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ललित शर्मा नाम के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। मुख्य आरोपी गौरव शर्मा अब तक पुलिस की गिरफ्त से दूर है। मामला तूल पकड़ने पर CM योगी भी एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने फौरन आरोपियों पर NSA लगाने और सख्त कार्रवाई करने की हिदायत पुलिस को दे दी है। हाथरस से राजेश सिंघल के साथ आज तक ब्यूरो। और आइए अब आपको हाथरस की बेटी की जुबानी सुनाते हैं पूरी कहानी। जब 2.5 साल पहले छेड़खानी का केस चल रहा था, तब अचानक कल क्या कुछ हुआ, खुद पीड़िता की जुबानी सुनिए। केस चल रहा था इसके ऊपर छेड़खानी का, तो फिर उसके बाद में 2018 में केस चल रहा था। उसके बाद में फिर इसलिए कुछ नहीं किया। अब जाता था खेतों पे, धमकी देता था, ऐसे ही नॉर्मली कुछ नहीं करता था। उसके बाद इसने केस वापस करने की धमकी दी, वापस लेने की, तो पापा ने मना कर दिया। फिर इसने आके इसके हम लोग गए थे, मैं और मेरी बहन माता को नहलाने, तो वहाँ पे इसकी मौसी और इसकी वाइफ और इसकी मौसी का लड़का और इसकी बेटी थी गोद में,
तो वो लोग हमें वहाँ पे मिले, तो वहाँ उन्होंने कमेंटबाजी शुरू कर दी हमसे। फिर वहाँ से हम लोग निकल आए, फिर वहाँ पे हम अपने ट्यूबवेल पे आ गए थे, खेतों पे। वहीं पापा आलू खुदवा रहे थे खेतों पे। उसके बाद इसने फिर से कमेंटबाजी शुरू की, तब मैंने वहाँ पे इसे जवाब दिया। उसके बाद फिर इसने मेरे साथ बदतमीजी की, उसकी मौसी ने, उसकी बीवी ने। फिर उसके बाद पापा आ गए वहाँ पे, पापा ने भी इनको वहाँ से लताड़ के भगा दिया। तब ये लोग वहाँ से चले गए धमकी देते हुए इसकी मौसी की, शाम तक तेरा ये करवा दूंगी, वो करवा दूंगी, ये सब धमकी दी। इसकी बीवी ने भी धमकी दी मुझे। फिर उसके बाद कुछ नहीं हुआ, 2-3 घंटे में 3:30 बजे के समथिंग फिर वो आया है वहाँ से, गाड़ी अपनी दूर उसने खड़ी की है और 4-5 लोग निकले हैं उसमें से, और मेरे पापा को फिर गोली मारी है। मैं और मम्मी उस टाइम पे खाना देने गए थे पापा को, तो हमारे सामने ही उसने गोली मारी है पापा को। तो केस वापसी की धमकी है या केस वापस ले लिया आपने? नहीं लिया, धमकी दे रहा था। वो बोल रहा था कि केस वापस ले लो वरना मैं मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, धमकी देता था पहले। ये जो प्रोफाइल पे फेसबुक पे लगा हुआ है यही है। ये गौरव शर्मा सर, ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। आपने जो कल धमकी दी थी जब मंदिर आप गई थी और जब आपकी कासुनी हुई थी, तो आपने पुलिस से भी इसकी हाँ मैंने पुलिस बोला? हाँ मैंने फोन किया था कि धर्मेंद्र दीवान जी को फोन किया था तो उन्होंने बोला था कि आप 112 नंबर पे कॉल कर देना, तो हमारी गाड़ी से पहले वो गाड़ी पहुंच जाएगी वहाँ पे। उसके बाद तो फिर 3:30 बजे वो आ गया था। आपने देखा कि कैसे हाथरस की बेटी इंसाफ की मांग कर रही है, लेकिन यूपी में उस पर जमकर सियासत हो रही है। आरोपी गौरव शर्मा का समाजवादी पार्टी से रिश्ता निकालकर बीजेपी हमलावर हो रही है। इस पर समाजवादी पार्टी ने भी जमकर पलटवार किया है। मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? गोली मारी। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। गौरव शर्मा हाथरस से निकलकर ये नाम यूपी की सियासत में गूंजने लगा है। हाथरस में छेड़छाड़ की शिकायत वापस न लेने पर लड़की के पिता की हत्या में गौरव शर्मा भी एक आरोपी है। ये आतंकवादी एक नंबर का आतंकवादी है ये किसी भी पार्टी से संबंध रखता है? सपा। कल इसकी मीटिंग है टप्पल में, आपको जानकारी है? ये मुझे नहीं पता। गौरव शर्मा की सियासी लिंक को लेकर हाथरस में एक नया राजनीतिक मोड़ आ गया है। बीजेपी जहां समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो गई है, वहीं एसपी इसे बहानेबाजी करार दे रही है। हत्या करने वाला कोई और नहीं है, समाजवादी पार्टी का नेता है और हत्या करने का कारण सिर्फ ये है कि उस लड़की के साथ छेड़छाड़ करता था, जिसमें 2 साल पहले एक मुकदमा भी लिखा गया था, इसको जेल भी भेजा गया था। लगातार उस परिवार के ऊपर दबाव बना करके मुकदमा वापस लो, मुकदमा वापस न लेने पर कल उस लड़की के पिता की हत्या इस समाजवादी नेता के द्वारा कर दी गई है। हाथरस में एक बच्ची के साथ अन्याय होता है, छेड़खानी होती है और उसके पिताजी एफआईआर कराते हैं बच्ची के फादर, तो आरोपी बच्ची के फादर को गोली मार के हत्या कर देता है। और भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें करती है। आपके पास कुछ है नहीं, आप महिलाओं का सम्मान नहीं बचा पा रहे हो, महिलाओं के न्याय नहीं दिला पा रहे हो, तो इधर उधर की बातें कर रहे हो। ये शर्म की बात है, बहुत शर्म की बात है उत्तर प्रदेश सरकार के लिए कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज नहीं रोक पा रही है। 2 वर्ष पूर्व गौरव शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है, जो समाजवादी पार्टी का नेता भी है, अपने राजनीतिक रसूख के बल पे धौंस जमाता है, उसने छेड़खानी की थी और उसकी गिरफ्तारी की गई थी। छूटने के बाद उसका मुकदमा वापस हो जाए, इसके लिए वो दबाव बना रहा था। उसी घटनाक्रम में ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है। देखिए, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था इस समय शायद इस देश की जो सबसे खराब कानून व्यवस्थाएं हैं उनमें से एक आध राज्य होगा। ये भी दिख रहा है कि सरकार का थानों पे और पुलिस पर अंकुश नहीं रह गया है। मनमाने ढंग से लोग वहां क्राइम कर रहे हैं, और जिस प्रदेश में हाँ क्राइम हमेशा रहता था, लेकिन इस खुलेआम क्राइम हो, ये सरकार की एकदम विफलता दिखाता है। यहाँ बात ये होनी चाहिए कि अपराध पर कैसे लगाम लगे, बेटियां कैसे महफूज हों, लेकिन इसकी जगह छिड़ा है सियासी घमासान।
यही वजह है कि दिन बीतते ही लोग ऐसी वारदात भूल जाते हैं और अपराधी फिर सक्रिय हो जाते हैं। यूपी में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े देखिए। 2017 में 56,011 केस, 2018 में 59,445 केस, 2019 में 59,853 केस। अगर रेप की वारदात को देखें तो यूपी में 2017 में रेप की 4,246 वारदातें हुई, 2018 में 3,946 और 2019 में 3,065। 2017 में यूपी में बड़े जोर शोर से चलाया गया था एंटी रोमियो ऑपरेशन। शुरुआती महीनों में मंचलों की जमकर गिरफ्तारी हुई। सीएम योगी ने हर मंच पर ये भरोसा दिया कि यूपी में अपराधियों की कोई जगह नहीं है, यूपी में बेटियां अब महफूज रहेंगी, मंचलों की तो खैर नहीं। नगर पालिकाओं के साथ किसी ने छेड़खानी करने का दुस्साहस किया तो एंटी रोमियो स्क्वाड हमारा गठित होगा। हर थाना क्षेत्र में थाना अध्यक्ष उसके प्रति जवाबदेह होगा। एक तरफ योगी आदित्यनाथ के दावे और दूसरी तरफ हाथरस की बेटी की ये कातर फरियाद। इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गाँव के लोग थे। रोती हुई लड़की की ये फरियाद बताती है कि यूपी से अपराधी अभी तड़ी पार नहीं हुए हैं। अपराधी तड़ी पार भी कैसे हों जब कानून व्यवस्था जैसे मुद्दे पर सियासत शुरू हो जाए। हाथरस हत्याकांड पर भी सियासत हावी होने लगी है। हाथरस से राजेश सिंघल और लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।